हेलो एवरीवन। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है उसमें आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी, पावर और पैसिव साइन कन्वेंशन जो होता है पावर का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर आपका वोल्टेज क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, इन सारे में डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो एनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो एनर्जी का अगर हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी में देखें इसका मीनिंग क्या होता है, तो हिंदी में होता है ऊर्जा बोलते हैं। आपको पता होगा कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा बचपन में कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एनर्जी मीन्स क्या हो गया, कैपेसिटी टू परफॉर्म ए वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। या आप ये बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अगर कभी भी एक्सटर्नल फोर्स यानी एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, कोई एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है, कभी भी कोई एक चार्ज जो है क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले करके जाता है, ठीक है ना। यानी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले करके जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसे क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है। किसको, वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है चार्ज को, ठीक है। नहीं, चार्ज क्या कर रहा है, एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट बोलो या एक्सटर्नल फोर्स बोलो, एक्सटर्नल फोर्स में लिख दे रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नथिंग बट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्क डन जो करता है एक्सटर्नल फोर्स एक चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, इज नथिंग बट, वो क्या है एक तरह का, इज नथिंग बट एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू द चार्ज, ठीक है। कि यानी आप जो वर्क डन कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो चार्ज यानी एक्सटर्नल फोर्स को वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, किसको, चार्ज को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसी को बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। इसको मेजर किस में किया जाता है, तो इसको मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन जूल्स। किस में मेजर किया जाता है, जूल में मेजर किया जाता है। नहीं, इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल है, जूल या वाट सेकेंड में भी मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ये जैसे इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस के यानी ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे ये पूछा जाता है, या आपका एसएससी जेईई हो गया, या आपका और भी जो एईयूई का एग्जाम होता है उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा मतलब पिक्टोग्राफिकली मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मान लो एक चार्ज क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, एफ इक्वल टू क्या लगेगा, क्यू इंटू ई, यानी फील्ड का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, मूव कराना है यानी ले करके जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ए से अभी मान लो चार्ज ये ए पे है, आपको बी पे ले जाना है। तो बी पे ले जाना है मीन्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहा है वो क्या होगा, फील्ड के फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स इस जो एक्सटर्नल फोर्स है इसे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यानी वर्क डन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है, ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, इसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि जब कभी भी कोई सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है एक चार्ज को मूव कराने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो ये क्या करता है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको कि वेन एवर ए सिस्टम डज वर्क इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम one point to another, it provides
it provides energy to the charge provides energy to the charge, that is system releases energy, मीन्स सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एंड यानी सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और चार्ज क्या कर रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, चार्ज एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको मैथमेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मैथमेटिकली अगर आप बोलेंगे तो मैथमेटिकली क्या होगा कि किस रेट से आपका वर्क डन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको पावर बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो मैथमेटिकली पावर यानी पी ऑफ टी, पावर भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा डेरिवेशन हम लोग समझ लेते हैं कि पी टी इक्वल टू क्या होगा, किस रेट से आपका वर्क डन हो रहा है, या किस रेट से आपका एनर्जी क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, किस रेट से आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से आपका एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। रेट कहने का मतलब यहाँ पे किस रेट के बारे में बात करें, टाइम रेट के बारे में बात करें। टाइम रेट कहने का मतलब क्या हुआ, जो आप डिफ्रेंशिएशन करोगे यानी डेरिवेटिव जो लोगे टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे। तो देखो तो यहाँ पे डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगा, यानी पावर इक्वल टू, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ टी इंटू डी टी। मीन्स अगर आपको पावर निकालना है, सॉरी एनर्जी निकालना है, यानी वर्कडन निकालना है, तो वर्कडन निकालना है या एनर्जी इसी को बोलेंगे, तो पी टी इंटू डी टी का इंटीग्रल करना पड़ेगा आपको। पी टी का इक्वल टू क्या होता है वैल्यू, वी टी यानी वोल्टेज इंटू करेंट इंटू डी टी, इसकी का इंटीग्रल कर दोगे तो क्या होगा, ये आपका एनर्जी निकल जाएगा। तो ये किस में आएगा, जूल्स में आएगा, जूल्स में। एनर्जी किस में आ जाएगा, जूल्स में। यानी पावर इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, पावर इक्वल टू बोल सकते हो कि वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ या कितना एनर्जी खपत हुआ यूनिट टाइम में, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे पावर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वर्क डन इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब जो हम लोग कुछ नोट लिख लेते हैं, हम लोग कुछ नोट कर लेते हैं। नोट ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो घर में जो पावर कंज्यूम होता है, जो पावर कंज्यूम करते हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम करते हो आप, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम नहीं करते हो आप, क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हो। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप कंज्यूम करते हो वो किस में मेजर किया जाता है, तो उसको मेजर किया जाता है वाट आवर में। उसको किस में मेजर किया जाता है, वाट आवर में। जो आपका पावर यूटिलिटी कंपनी जो होती है वो किस में मेजर करती है, वाट आवर में, ठीक है। और जो आप इलेक्ट्रिक बिल पे करते हो, यानी जो बोलते हो कि 1 यूनिट मेरा बिजली बिल आया, 10 यूनिट आया, 20 यूनिट आया, ये जो यूनिट है, यूनिट का कहने का मतलब क्या हुआ, यूनिट कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ इसको कि इलेक्ट्रिक पावर यूटिलिटी कंपनीज इलेक्ट्रिक पावर यूटिलिटी कंपनीज मेजर्स एनर्जी इन वाट आवर। किस में मेजर करती है, वाट आवर्स में, ठीक है, वाट आवर्स में, यानी WH। वेयर अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 1 वाट आवर मीन्स क्या चाहिए, 1 इंटू 1 आवर को सेकेंड में बदलना है, तो 60 इंटू 60 यानी कितना हो गया, 3600 जूल्स, 3600 जूल्स। तो ये 1 वाट आवर बराबर हो गया, 1 वाट आवर, ठीक है। अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल होता है, द इलेक्ट्रिक बिल डेट वी पे, जो हम इलेक्ट्रिक कंपनी को पे करते हैं इलेक्ट्रिक बिल, वो किस में पे करते हैं, डेट वी पे टू इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी इज पेड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसके लिए हम पे करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, पेड फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स क्या हो गया कि आपका 1 यूनिट इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट होगा आपका 1 किलो वाट आवर के बराबर, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, तो और क्लियर हो जाएगा। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा। तो आप जो है अबाउट में जा करके, यूट्यूब वाले सेक्शन में अबाउट में जा करके, चैनल के अबाउट सेक्शन में जा करके वहाँ पे ज्वाइन टेलीग्राम करके एक लिंक दिया हुआ होगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। आप यहाँ पे केवल अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो चलो मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड by a 100 watt electric bulb in 4 hours। यानी ये सिंपल आपसे बोल रहा है कि आपके घर में मान के चलो कि 100 वाट का एक क्या है, बल्ब है, पीला वाली बल्ब। तो आपको 4 घंटे में ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगी, ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले नंबर गिवन लिखा करो आप। गिवन क्या है, पावर दिया हुआ है, पावर कितना है 100 वाट, और टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 4 आवर है दिया हुआ, 4 आवर्स, ठीक है। और अगर इसको सेकंड में बदलें तो कितना होगा, 3600 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। तो ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम के लिए कंज्यूम हुआ है वो उतना पावर। तो 100 इंटू 4 करोगे, 100 इंटू 4 करोगे तो कितना होगा, 100 इंटू 4 करोगे तो ये 400 वाट आवर हो गया, 400 वाट आवर हो गया। लेकिन अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आवर को किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा, यानी 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप निकालोगे तो आएगा 1440 किलो जूल, यानी 1440 किलो जूल, या 400 वाट आवर, या अगर यूनिट में बताएं तो कितना हो गया 0.4 यूनिट। क्यों, क्योंकि 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट, ठीक है। तो इसको 0.4 यूनिट बोल सकते हो। अगर जूल में दिया हुआ है तो 1440 जूल हो गया, वाट आवर में दिया हुआ है तो इसको बोलेंगे 400 वाट आवर। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा कि मोबाइल फ़ोन हैज़ ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। एक मोबाइल फ़ोन है जिसका बैटरी कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, एंड इट इज़ सूटेबल फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट तक के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। ऑफ टॉकिंग टाइम यानी बात करने के लिए 10 मिनट तक के लिए सूटेबल है। वाइल टॉकिंग यानी जब बात कर रहा है बंदा कोई, वाइल टॉकिंग इट डिलीवर्स, ये जो है डिलीवर कर रहा है कितने एम्पियर का करंट, डिलीवर्स 2 एम्पियर का करंट जो है ये डिलीवर कर रहा है। एंड पोटेंशियल ड्रॉप कहने का मतलब कितना हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप कहने का मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप बाय 2 वोल्ट एज सोन बिलो, यानी 2 वोल्ट का क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जो कि आपको ग्राफ के थ्रू नीचे दिखाया गया है, वो मैं बना रहा हूँ ग्राफ। फाइंड द एनर्जी डिलीवर्ड by the बैटरी ड्यूरिंग टॉक टाइम, यानी टॉक टाइम के समय पे कितना एनर्जी डिलीवर किया है बैटरी ने, उसको फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग टॉक टाइम। चलिए तो मैं इसका ग्राफ बना दे रहा हूं आपको, तो देखिए ये आपका हो गया टाइम हो गया, जो कि किस में है, मिनट में है, टाइम किस में है, मिनट में है। अब आपका क्या हो गया, ये वोल्टेज हो गया, वाई एक्सिस पे वोल्टेज है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, एक ये ट्रेपेजॉइड टाइप का। यहाँ पे देखिए जब ये फुल चार्ज था तो कितने वोल्ट का था, 12 वोल्ट का। जब 10 मिनट की बात हो गई तो ये कितना हो गया, 2 वोल्ट से डिस्चार्ज हो गया, यानी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। और ये टाइम कितना है, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, सबसे पहले सॉल्यूशन हम इसका लिखते हैं। तो इसको क्या है, हमें टाइम जो है ज़रूरत पड़ेगा किसका, सेकंड में ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको 600 सेकंड होगा। ये 10 मिनट मीन्स क्या चीज़, 600 सेकंड। तो देखो इसका मैं क्या करूँगा कि चलो मैं पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, टाइम इक्वल टू गिवन है हमारा 10 मिनट मीन्स कितना हो गया आपका 600 सेकेंड हो गया, 600 सेकेंड। अब देखो हम जानते हैं कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है आपका एनर्जी डिलीवर्ड जो होगा बैटरी के द्वारा, एनर्जी डिलीवर्ड
बाय बैटरी मीन्स एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी करने का मतलब क्या चाहिए कि जो वर्क डन करने में जो एनर्जी डिलीवर हुआ बैटरी के द्वारा वो कितना हुआ। तो एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी, इसका क्या होगा फॉर्मूला, वी ऑफ टी इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी। अब देखो बहुत को ये कन्फ्यूजन में वी टी आई टी क्यों लिखते हैं, तो वी टी ये जो हो गया, वी ऑफ टी जो हो गया, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, मीन्स इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मीन्स हर एक इंस्टेंट पे इसका वैल्यू अलग होगा, हर एक इंस्टेंट करने का मतलब हर एक टाइम पे इसका वैल्यू अलग होगा, ठीक है। यानी टी का वैल्यू चेंज करोगे तो इसका वैल्यू भी चेंज होगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। फिर उसी तरीके से इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ये दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। हमें क्या किया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जब जिस समय पे आप बात कर रहे हो तो उस समय पे ये जो है 2 एम्पियर का करंट को डिलीवर कर रहा है। मीन्स करंट जो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, करंट आपका कॉन्स्टेंट है। मीन्स आई का वैल्यू कितना है, गिवन है आपका, गिवन आई इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 एम्पियर दिया हुआ। अगर हम इस फॉर्मूला में रखें, इक्वेशन 1 में रखें, अगर हम इसमें 1 रखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखें तो हमारा क्या हो सकता है, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर इंटू वी ऑफ टी डी टी, यही होगा। अब देखो आपको एक चीज़ पता होगा कि ये जो आपका एनर्जी, ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग होता है आपका कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो ये क्या हो गया, आपका एरिया निकालना पड़ेगा, वी टी और डी टी का जो होगा एरिया मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया अंडर द वी टी कर्व, एरिया अंडर द वी टी कर्व, जो वी टी कर्व जो दिया हुआ है आपको उसका एरिया निकालना है। तो अब यहाँ पे चलते हैं इस फिगर में। तो यहाँ पे इस फिगर में आप देखोगे तो ये क्या है, ट्रेपिजॉइड बना रहा है, ट्रेपिजॉइड। तो इसको आप नेमिंग कर दो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो यहाँ पे ट्रेपिजॉइड का एरिया कितना होगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, देखो तो इसका वैल्यू होगा फ्रॉम ट्रेपिजॉइड ए बी सी डी, मैं बना दे रहा हूँ इसको, ट्रेपिजॉइड ए बी सी डी, इंटीग्रल ऑफ वी ऑफ टी डी टी इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड ए बी सी डी, यही होगा। और ट्रेपिजॉइड का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल हाइट जो होता है। पैरेलल हाइट कितना हो गया, यहाँ पे देखो 12 + 10, ये 12 हो गया टोटल, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया टोटल हाइट, ये कितना हो गया, 12 हो गया। यानी अपोजिट साइड का जो होता है उसका सम होता है, तो ये 12 हो गया, 12 + 10 इंटू कितना हो गया, इंटू कितना हो गया, हाइट कितना हो गया, 10 मिनट, 10 मिनट्स करने का मतलब 600 सेकेंड, कितना हो गया, 600 सेकेंड। जब मैंने इसको सेकेंड में ला दिया तो जो आपका एनर्जी आएगा किस में आएगा, जूल्स में आएगा, जूल्स में। तो ये आप करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 11 आ जाएगा, 11। जब ये 22 हो गया, 22 को 2 से डिवाइड करोगे तो 11 हो गया, 11 × 6 तो कितना हो गया, 6600 हो गया। तो 6600 ये हो गया, ये तो 6600 हुआ। अभी क्या करना है, अब इसका वैल्यू पुट करना है किस में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन सेकेंड में पुट करो, इसको सेकेंड मान लेना है। बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ वी टी डी टी इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करें तो क्या होगा, जो आपका एनर्जी डिलीवर्ड होगा कितना होगा, 2 × 6600 इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 66 × 2 यानी 13,200 यानी 13.2 किलो जूल, कितना होगा, 13.2 किलो जूल होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग पावर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, पावर के बारे में। पावर, तो देखिए पावर क्या होता है, सिंपल समझिए, पावर क्या होता है, एनर्जी तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो कार्य करने का क्षमता होता है, यानी वर्क डन करने का जो कैपेसिटी होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी। लेकिन किस रेट से आपका वर्क डन हो रहा है, किस रेट से वर्क डन हो रहा है, किस रेट से आपका एनर्जी का फ्लो हो रहा है, या किस रेट से आपका एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। शक्ति यानी दर, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। रेट कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा रेट हुआ, रेट कहने का मतलब होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम रेट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आपका जो डिफरेंशिएशन होगा, यानी डेरिवेटिव जो होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए इसको बोलते हैं रेट बोलते हैं। और कौन सा रेट, टाइम के रेट बोलते हैं, टाइम रेट, ठीक है ना, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है चीज़ें। तो चलिए इसका मैं लिख दे रहा हूँ डिफिनीशन, द रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। यानी किस रेट से आपका एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या किस रेट से आपका एनर्जी एक्सपांड हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कंज्यूम हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पावर। और इट इज द टाइम रेट ऑफ एक्सपांडिंग और एब्जॉर्बिंग टाइम रेट ऑफ एक्सपांडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। ठीक है, टाइम रेट ऑफ एक्सपांडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी, इसको मेजर किस में किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन करने का मतलब एसआई यूनिट्स जो होता है इसका क्या होता है, वाट्स। कितना होता है, वाट होता है। ठीक है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वाट। ठीक है, वाट। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर देखें अगर एनर्जी के टर्म में इसको डिफाइन करें तो मैथमेटिकली क्या होगा ये, तो देखिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के टर्म में अगर देखें, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के अगर टर्म में हम बात करें तो पावर इज डिफाइंड एज क्या चीज, पी ऑफ टी इक्वल टू dW/dt, यानी किस रेट से आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, यानी जूल्स पर सेकेंड। इसका यूनिट जूल्स पर सेकेंड होगा या तो वाट्स होगा। ये PT क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर करने का मतलब हर एक मोमेंट पे इसका वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखो आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, P ऑफ टी इक्वल टू dW/dt, तो ये है dW/dt को इस तरीके से लिख सकते हो क्या, dW/dQ इंटू dQ/dt। अब देखो dW/dQ क्या होता है, dW/dQ याद होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी यूनिट चार्ज पे जो वर्क डन, यानी यूनिट चार्ज को ब्रिंग करने के लिए, यानी उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो आपको वर्क डन करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वोल्टेज। यानी ये क्या हो गया, VT, और ये क्या होगा, dQ/dt, यानी किस रेट से आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, किस रेट से आपका चार्ज चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं करंट। तो ये हो गया आपका IT, यानी पावर इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। पावर इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो आप ये सिंपल बोल सकते हैं कि पावर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट एंड करंट थ्रू इट, यानी किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस में कितना वोल्टेज ड्रॉप है और साथ ही साथ उस एलिमेंट के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी का मल्टीप्लिकेशन को, यानी उसी का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी पावर एक तरह का क्या हुआ कि किस रेट से आपका एनर्जी एक्सपांड हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है पर यूनिट टाइम में। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट तो होगा। वोल्टेज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यानी वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इंटू आर। तो I इंटू आर लिखोगे तो ये क्या होगा, I² इंटू आर। अब देखो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अगर I इक्वल टू मैं लिखूँ V/R तो ये क्या होगा, V²/R होगा। आपको ये पता होगा कि 1/R इक्वल टू क्या होता है, G होता है। G इक्वल टू क्या होता है, 1/R। नहीं, 1/R इक्वल टू क्या लिख सकते हो, G, तो V² इंटू G। G क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे कंडक्टेंस, अभी सिंपल ध्यान में रख लो, V² G। अब देखो I²R, तो इसका मतलब ये लिख सकते हो I² डिवाइडेड बाई G। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका पावर के बारे में। अब हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, तो वो है साइन कन्वेंशन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एकदम बिल्कुल इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, एक्टिव एलिमेंट पता करोगे, पैसिव एलिमेंट पता करोगे। पूरे नेटवर्क में इसी का यूज है, साइन कन्वेंशन का ही यूज है, साइन कन्वेंशन का ही खेल है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइन कन्वेंशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो, साइन कन्वेंशन फॉर पावर कैलकुलेशन, इन पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपका साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, पावर कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो आपका जो करंट का डायरेक्शन होता है, वोल्टेज का जो पोलैरिटी होता है, करंट का डायरेक्शन, ध्यान से सुनना, करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज का पोलैरिटी, वो दोनों मिलकर के डिसाइड करेगा पावर का साइन कन्वेंशन को, पावर का साइन को डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी एलिमेंट या पावर डिलीवर कर रहा है, कौन डिसाइड करेगा, करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज का पोलैरिटी, ये दोनों मिलकर के डिसाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, करंट डायरेक्शन एंड
voltage polarity, current direction and voltage polarity are important in calculating the power convention, in calculating the sign convention में लिख दे रहा हूँ, sign convention of power, convention of power, ठीक है। चलो, तो हम लोग तीन तरह का होता है सोर्स, एक हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एक हो गया आपका करंट सोर्स, दूसरा हो गया लोड, ठीक है ना, एक हो गया लोड। तीन तरीके का, तीनों के लिए हम अलग अलग पढ़ते हैं, तीनों के लिए हम देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करेंगे, वोल्टेज सोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसमें, वोल्टेज सोर्स में बात करेंगे कि उसमें पावर कैसे, यानी पावर का साइन कैसे डिसाइड करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स, तो देखिए अगर करंट ध्यान से सुनना, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा हो या एग्जिट कर रहा हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट क्या कर रहा हो, लीव कर रहा हो, यानी बाहर जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं कि पावर डिलीवर हो रहा है। पावर डिलीवर करने का मतलब पावर सप्लाई कर रहा है। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, उसमें अंदर जा रहा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे अंदर जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पावर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, इफ करंट आई enters leaves, if I current enters leaves positive terminal of voltage source, then power is delivered। पावर को क्या बोलेंगे कि डिलीवर हो रहा है, या सप्लाइड पावर, सप्लाइंग पावर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या चाहिए, एग्जाम्पल के लिए आपका जब बैटरी क्या हो रहा है, बैटरी आपका डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, बैटरी आपका क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उस केस में क्या होता है कि आपका यानी पावर डिलीवर करता है आपका बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा है उस केस में, ठीक है। चलो देखो प्लस माइनस, ये एक वोल्टेज सोर्स है मान लो, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका पावर इज डिलीवर हो रहा है, ठीक है ना, पावर इज डिलीवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि जब आपका क्या हो कि वोल्टेज सोर्स में करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा हो, मान लो सेकेंड वाला केस मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पावर इज एब्जॉर्बिंग, ठीक है। मीन्स यहाँ पे बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग का केस है। फर्स्ट वाला केस जो है डिस्चार्जिंग का है, सेकेंड वाला केस क्या है, चार्जिंग का केस है, ठीक है। तो इसमें बैटरी चार्ज हो रहा है, इसमें डिस्चार्ज हो रहा है। इसका एग्जांपल क्या होगा, इन्वर्टर में जब क्या होता है आपका, यानी लाइट आ जाता है तो क्या होगा, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही आपका क्या हो गया कि लाइट चला गया तो आपका बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट जो हो गया हमारा करंट सोर्स के लिए अगर बात करते हैं, करंट सोर्स के लिए सिंपल समझिए, करंट सोर्स चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये करंट सोर्स का जो सिंबल है, उसका सिंबल है एरो से डिनोट करते हैं, एरो। अब देखो जो करंट सोर्स होगा उसके अक्रॉस भी क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट सोर्स के अक्रॉस भी कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे मान लिए कि ये प्लस है, ये माइनस है, वी का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और करंट आई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ पे देखो तो ध्यान से कि करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर जा रहा है, मीन्स क्या करेगा, इसको बोलेंगे पावर डिलीवर कर रहा है। इसमें क्या बोलेंगे, पावर डिलीवर हो रहा है, पावर इज डिलीवरिंग। करंट सोर्स में क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, सिमिलरली अगर मैं सेम बनाऊं, लेकिन केवल पोलैरिटी में इसका चेंज कर देता हूं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मान लो, ये करंट का डायरेक्शन ये है कुछ, या इसको करंट का डायरेक्शन मैंने उल्टा मान लिया, चलो
आई हो गया, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे इस पर एंटर कर रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, यानी पावर को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्लियर हो गया होगा कि करंट सोर्स में भी किस तरीके से डिसाइड करते हैं, वोल्टेज सोर्स में किस तरीके से डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बचा है, नेक्स्ट आपका क्या बचा है, नेक्स्ट हमारा बचा है लोड के बारे में, लोड। तो चलिए लोड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोड, चलो लोड देखो, जो भी लोड होगा, लोड कुछ भी हो, लोड के अक्रॉस क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। लोड के यानी अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस इसका वोल्टेज होगा। तो ये लोड में लिख दे रहा हूँ, लोड। मैं एक और बना रहा हूँ फिगर, ताकि आपको यहाँ पे भी दोनों में मैं दिखा सकूँ आपको। चलिए, तो दोनों जगह में मैंने बना दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, इसके अक्रॉस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, V है, और यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज भी V था। तो ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया, यानी वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, V हो गया। यहाँ पे देखो, अगर करंट वोल्टेज ड्रॉप का जो टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसमें करंट अगर एंटर होता है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पावर इज एब्जॉर्बिंग, यानी एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, यानी लोड क्या कर रहा है, आपका पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वोल्टेज ड्रॉप भी है, लेकिन यहाँ से मान लो कि करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, करंट लीव कर रहा है, जा रहा है, बाहर जा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, डिलीवरिंग पावर। पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, डिलीवरिंग पावर, पावर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। करंट सोर्स के बारे में पढ़ लिया, वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ लिया, लोड के बारे में पढ़ लिया। तो अब इसको थोड़ा सा याद कर लेना, इसको, ठीक है, इसको याद कर लेना। याद करने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपसे बोले कि आपको कंफर्म करना है कि जो आप माने हो वो सही है या नहीं है, तो उसको साइन कन्वेंशन को यानी कंफर्म करने के लिए, चेक करने के लिए, टू प्रूफ, चेक करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, चेक करने के लिए आप जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके कोरस्पोंडिंग आप क्या करोगे, पावर को एज्यूम करोगे कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है या डिलीवर हो रहा है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, करंट डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज पोलैरिटी के अकॉर्डिंग आप एज्यूम करोगे कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है या पावर डिलीवर हो रहा है। और उसके अंदर क्या करोगे कि आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे पावर का। अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो जो आप माने हो वो सही है, जो अगर वैल्यू पॉजिटिव आया तो क्या मानोगे, जो माने हो आप वो सही है। अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आया तो क्या होगा, वो जो माने हो आप गलत माने हो। जैसे कि मान लो आपने माना है कि पावर जो है डिलीवर हो रहा है, लेकिन आपका पावर का वैल्यू कैलकुलेट करने के पे वो निगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 आ जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आपने जो माने हो वो गलत माने हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से शो कर रहा हूँ कि मान लो एक लोड है, लोड एक्स एलिमेंट है, ये एक लोड है, मान लो लोड एक्स एलिमेंट है ये, यहाँ पे इसके क्रॉस मान लो वोल्टेज V ड्रॉप है, यहाँ पे करंट मान लो I जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होगा, पावर इज एब्जॉर्बिंग, पावर क्या हो रहा है, पावर इज एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग, समझ जाना, पावर इज एब्जॉर्बिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली, कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करेंगे, अगर कैलकुलेट करने के बाद इफ़ पावर का वैल्यू यानी V इंटू आई करोगे, पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, वोल्टेज ड्रॉप इंटू करंट इसमें जितना पास हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट एंड करंट उसके अक्रॉस जितना पास हो रहा है, अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसको बोलेंगे कि जो आप एजम्पशन किए हो वो सही है। यहाँ पे एजम्पशन क्या किए हो, एब्जॉर्ब माने हो, तो ये क्या हो गया, सही हो गया आपका, यानी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब ही होगा आपका। अगर मान लो इफ़ पावर का वैल्यू VI लेस देन 0 होता है, यानी निगेटिव होता है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आप माने हो वो गलत माने हो, मीन्स आपने एब्जॉर्ब माना है, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब ना होकर के क्या होगा, डिलीवर होगा, पावर क्या होगा, डिलीवर्ड होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको बिल्कुल एकदम रखना है, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल समझ करके रखना है। तो ये तो हो गया चेक करने का तरीका। फिर उसी तरीके से अगर मैं डिलीवर मानूँ, यहाँ पे मान लो करंट का डायरेक्शन मैं उल्टा कर देता हूँ, रेड वाला देख लेना कि I डैश मान लेता हूँ, करंट का डायरेक्शन उल्टा मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू, मैं रेड वाला मीन्स रेड वाला के लिए, यानी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पावर क्या हो रहा है, पावर इज डिलीवर्ड, पावर क्या हो रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है,
क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, आई डैश करंट लीव कर रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद इफ़ पावर का वैल्यू वी आई ग्रेटर देन 0 आता है, तो जो आप माने हो वो एजम्पशन क्या है, करेक्ट है। यहाँ वी आई डैश हो जाएगा ना, करंट का वैल्यू आई डैश मैंने माना है, तो वी आई डैश का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलेंगे, पावर डिलीवर्ड है। डिलीवर्ड मेरा सही है, डिलीवर्ड है। अगर पी का वैल्यू वी आई डैश वो लेस देन 0 है तो इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कुछ एक चीज़, एक पॉइंट आपको याद करके रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल कि जब कभी भी व्हेन द करंट इज एंटरिंग एट पॉजिटिव टर्मिनल, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंटर हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है करंट, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट एंटर हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट क्या हो रहा है, एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग पावर, मीन्स एलिमेंट क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्बिंग पावर। ठीक है, मीन्स जो पावर जब एब्जॉर्ब होगा तो उसके लिए साइन जो यूज करेंगे प्लस यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए साइन कौन सा यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। अगर इसके लिए माइनस यूज करेंगे तो डिलीवर के लिए प्लस यूज करना पड़ेगा, इसके लिए प्लस यूज करेंगे तो डिलीवर के लिए माइनस यूज करना पड़ेगा। मीन्स जब करंट एंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल पे तो क्या होगा, हमेशा पावर एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब को किस साइन से डिनोट करेंगे, प्लस साइन से डिनोट करेंगे। फिर नेक्स्ट, व्हेन द करंट इज लीव कर रहा हो, लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, when the current is leaving from positive terminal of element के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है, लीव कर रहा हो एलिमेंट, देन डिलीवरिंग पावर होगा। पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, डिलीवरिंग पावर यानी सप्लाइड पावर, सप्लाइंग पावर, पावर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, यानी निगेटिव साइन से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको यानी डिलीवर को निगेटिव माने तो उसको एब्जॉर्ब को पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, आपको पता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एनर्जी जो होता है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी जो होगा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहने का मतलब वो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में भी फॉलो होना चाहिए। कहने का मतलब जितना पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, उतना ही पावर क्या होगा, डिलीवर होगा। किसी भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना पावर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उतना ही पावर क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अलजेब्रिक सम अगर आप करोगे, जितना पावर डिलीवर हुआ है, जितना पावर एब्जॉर्ब हुआ है, दोनों का जब अलजेब्रिक सम करोगे तो क्या होगा, वो 0 के बराबर होगा। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब साइन के साथ एडिशन या ठीक है, या सब्सट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे भी फॉलो करेगा, सर्किट में भी, इलेक्ट्रिक सर्किट में भी फॉलो करेगा। तो इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका कहने का मतलब क्या चाहिए कि जो एनर्जी जो होगा वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा केवल। द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी फॉलोड, यानी ये भी कहाँ पे फॉलो होगा, ये फॉलो होगा ही होगा किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। मस्ट बी फॉलोड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ये भी फॉलो होगा। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी फॉलोड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर दिस the algebraic sum of power
in a circuit at any instant यानी किसी भी टाइम पे at any instant of time must be जीरो। अलजेब्रिक सम जो होगा क्या होगा आपका जीरो होगा, मस्ट बी जीरो। अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो समेशन ऑफ पी टोटल पावर का समेशन जो होगा अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा जीरो के बराबर होगा। 10 सम ऑफ द पावर टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड, सम ऑफ टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इज always equal to sum of total power delivered, टोटल पावर जो डिलीवर्ड हुआ है उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, सम ऑफ टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू सम ऑफ टोटल पावर डिलीवर्ड इन अ सर्किट। ये सर्किट में फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर्किट। तो यहाँ तक समझ सकते हो। तो इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखें, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, मैथमेटिकली क्या होगा समेशन ऑफ टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू क्या होगा समेशन ऑफ टोटल पावर डिलीवर्ड, यानी जितना पावर एब्जॉर्ब हुआ जितना पावर डिलीवर हुआ दोनों का सम क्या होगा हमेशा इक्वल होगा, दोनों का सम क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो चलिए हम लोग अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो और भी ज़्यादा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ़ द करेंट ऑफ ए टर्मिनल इज गिवन बाय I इक्वल टू 5 cos 60 pi t, कैलकुलेट द पावर delivered to element at 3 millisecond फॉर फर्स्ट है v इक्वल टू 3i के लिए, सेकेंड जो है आपका v इक्वल टू 3di/dt के लिए। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप क्या करो कि वीडियो को पॉज कर लेना और उसके बाद में अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो देखो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। इफ़ द करेंट ऑफ ए टर्मिनल, करेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है गिवन, पहले गिवन लिख दिया करो, गिवन I इक्वल टू 5 cos 60 pi t एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द पावर कितना डिलीवर हो रहा है एलिमेंट में, कितना सेकंड में 3 मिली सेकेंड में, कितने। तो पहला केस है v इक्वल टू, यानी टाइम आपको दिया हुआ है 3 मिली सेकेंड मीन्स 3 × 10⁻³ सेकेंड हो गया। ठीक है, आपको पावर डिलीवर्ड निकालना है, पावर डिलीवर्ड कितना हो रहा है पावर। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा आपका, तो वोल्टेज निकाल लो पहले। तो वोल्टेज फर्स्ट केस में क्या है दिया हुआ, v इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3i, 3 × i का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से देखो, तो ये दिया हुआ है आपको 5 cos 60 pi t मीन्स कितना हो गया 15 cos 60 pi t वोल्ट्स हो गया। ठीक है, हेंस पावर किसके बराबर होगा, हेंस पावर यानी p इक्वल टू क्या होगा, v × i होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, तो करोगे तो कितना होगा, तो वोल्टेज का वैल्यू कितना हो गया 15 cos 60 pi t इंटू क्या होगा आपका करंट कितना दिया हुआ है आपको, तो करंट दिया हुआ है आपको 5 cos 60 pi t। तो ये कितना हो गया 15 × 5 75 हो गया, cos क्या हो गया cos स्क्वायर हो गया, cos स्क्वायर 60 pi t हो गया। ठीक है, तो ये वाट हो गया। आपसे कब पूछ रहा है कि एट t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड पे पूछ रहा है, t इक्वल टू 3 मिली सेकेंड, तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पावर इक्वल टू कितना होगा 75 × cos स्क्वायर 60 pi × 3 मिली सेकेंड मीन्स 3 × 10⁻³ तो कितना हो गया आपका, तो इसको कैलकुलेट आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 53.48 वाट।
आप कैलकुलेट करके देख लेना कैलकुलेटर से, तो इतना वैल्यू आएगा। फर्स्ट केस में इतना आ गया। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है आपको कि v इक्वल टू दिया हुआ है 3di/dt। तो चलो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं 3d/dt ऑफ i। i का वैल्यू कितना है, तो i का वैल्यू आपका कितना है 5 cos 60πt है, 60πt। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 3 × 5 × 60π। कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, इंटू माइनस साइन 60πt। तो कितना हो गया 5 × 15 = 90 यानी 900 माइनस 900 पाई साइन 60πt, यही होगा। अब देखो अब हमें पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो पावर वोल्टेज का वैल्यू रख दो माइनस 900 पाई साइन 60πt इंटू क्या होगा इंटू करंट हो गया आपका कॉस 5 cos 60πt, 5 cos 60πt। इसमें जब वैल्यू p निकालोगे एट t इक्वल टू 3 मिलीसेकेंड पे, 3 मिलीसेकेंड पे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -6.396 किलोवाट, -6.396 किलोवाट, इतना पावर कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट पावर absorbed by each part कैलकुलेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच पार्ट। चलो पहला केस इस तरीके का कुछ सर्किट दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ का जो टर्मिनल वोल्टेज है कितना है 2 वोल्ट है। ठीक है, तो ये फिगर फर्स्ट हो गया। इसमें पावर कैलकुलेट करना है आपको, कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है ये पूछ रहा है आपसे। फिर उसी तरीके से मान लो एक और सर्किट है, एक और नेटवर्क दिया हुआ है, ये नेटवर्क है, आपको नेटवर्क पता होगा कि नेटवर्क क्या होता है। ये प्लस माइनस 2 वोल्ट, ये क्या हो गया यहाँ से 3 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट एंटर हो रहा है। तो ये फिगर सेकेंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका कुछ इस तरीके का मान लो सर्किट है एक थर्ड सर्किट जो है ये प्लस माइनस 4 वोल्ट, यहाँ से जो करंट आपका जा रहा है -5 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आपको ये फिगर 3 हो गया। इसमें आपको बताना है कि कितना पावर एब्जॉर्ब हुआ है हर एक केस में, हर एक सर्किट में। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं हम लोग। पहला केस तो फर्स्ट वाला में अगर देखोगे, फर्स्ट वाला केस सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था कि पावर एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब क्या चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या होना चाहिए, एंटर करना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर करना चाहिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट कितना एंटर हो रहा है, देखो तो यहाँ पे किस में यानी एंटर हो रहा है। यहाँ पे देखो तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो मीन्स यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बोल सकते हो। यानी प्लस पे क्या हो रहा है, करंट एंटर कर रहा है, प्लस पे करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। मीन्स पावर यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब पावर इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज का वैल्यू कितना है 2 है और करंट का वैल्यू 3 है, मीन्स 6 वाट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट केस यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 3 एम्पियर का करंट प्लस टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, 3 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है। इसको -3 कर लेना, 1 मिनट, इसको -3 कर लेना। हाँ, अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, -3 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे एंटर कर रहा है, प्लस टर्मिनल पे, मीन्स पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। तो पावर एब्जॉर्ब भी हो रहा है। पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू कितना होगा, वोल्टेज कितना हो गया, यहाँ से देखो -2 वोल्ट हो गया। यानी यहाँ पे -2 वोल्ट है, तो यहाँ पे तो -2 वोल्ट ही होगा ना। तो -2 वोल्ट हो गया, -2 वोल्ट इंटू क्या होगा, इंटू आपका क्या होगा -3 एम्पियर, यानी करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने एज्यूम किया था कि ये पावर क्या है, एब्जॉर्ब है। अब वैल्यू कैलकुलेट करने पे भी क्या हो रहा है, 6 वाट आ रहा है, जो कि पॉजिटिव में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारा क्या है, सही है। मीन्स यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सही है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला केस देखो। थर्ड वाला केस में क्या होगा, देखो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ पे करंट 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 4 वोल्ट में एंटर कर रहा है, 4 वोल्ट में एंटर कर रहा है। तो 4 वोल्ट में एंटर कर रहा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है। कितना एंटर कर रहा है, तो -5 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू कितना होगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पावर एब्जॉर्ब इक्वल टू कितना होगा, करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो 4 वोल्ट प्लस हो गया और ये -5 एम्पियर हो गया।
-5 एम्पियर, 4 वोल्ट इंटू -5 एम्पियर मीन्स कितना हो गया -20 एम्पियर, -20 वाट। एक्चुअल में यहाँ पे पावर क्या हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू आपका लेस देन जीरो हो गया मीन्स क्या चीज़, जो आपने करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो आपने डिसाइड किया था कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब ना होकर के क्या हो रहा है, पावर डिलीवर हो रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पावर एब्जॉर्ब बताओ, तो पावर एब्जॉर्ब बताने के लिए आपको यही डायरेक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी -20 वाट आपका पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर पूछता पावर डिलीवर कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 20 वाट का डिलीवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पावर डिलीवर होगा 20 वाट का, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे भी पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा। फाइंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड इन फिगर सोन। आपको दिए गए फिगर में आपको फाइंड आउट करना है कि कितना टोटल पावर एब्जॉर्ब हुआ है, टोटल पावर पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका सर्किट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 2 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे 1 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे 20 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे टर्मिनल दिया हुआ है। और इसके अक्रॉस, इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है वो 5 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे पहले मेरे तो ये करो आप फाइंड आउट कि हर एक वोल्टेज के अक्रॉस क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और हर एक करंट सोर्स के अक्रॉस क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें तो चाहिए टोटल पावर एब्जॉर्ब। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना कि टोटल पावर एब्जॉर्ब पूछा है आपसे कि टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, इस नोड पे अगर देखें हम, इस नोड पे अगर हम केसीएल लगा दें, इस नोड पे अगर हम केसीएल लगा दें, तो केसीएल लगाओगे तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे 3 एम्पियर करंट इनकमिंग है, 1 एम्पियर करंट क्या होगा, आउटगोइंग। तो इधर क्या होगा, 2 एम्पियर होगा, इसमें 2 एम्पियर चला जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज पता है, करंट पता है। हमें क्या करना है, हमें पावर एब्जॉर्ब निकालना है, टोटल पावर एब्जॉर्ब निकालना है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा पावर एब्जॉर्ब करेगा, तो पावर एब्जॉर्ब पावर हमें निकालना है, एब्जॉर्ब पावर। हमें क्या करना है, इंडिविजुअल के अक्रॉस जो पावर होगा, इंडिविजुअल के अक्रॉस, एलिमेंट के अक्रॉस जो पावर एब्जॉर्ब होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। और हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टोटल पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब जो होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, टोटल पावर डिलीवर्ड के बराबर होगा, यानी जो आपका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एब्जॉर्ब पावर हम निकालते हैं। एब्जॉर्ब पावर सबसे पहले हम जो है ये 20 वोल्ट के क्रॉस द्वारा कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, 20 वोल्ट कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम P20 से डिनोट कर रहे हैं, P20 से। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट और करंट कितना है 2 एम्पियर का। तो 2 एम्पियर का हो गया तो कितना हो गया 40 वाट। क्या हो रहा है, ये प्लस आया है, तो प्लस आया मीन्स पावर एब्जॉर्ब भी हो रहा है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन भी क्या हो रहा था, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रहा था और ये प्लस आया है मीन्स पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर P किसके क्रॉस निकाले हम, अब जो है हम 2 वोल्ट के क्रॉस निकालते हैं पावर, 2 वोल्ट के क्रॉस पावर निकालते हैं। P2 इक्वल टू पावर कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे आप तो यहाँ पे क्या होगा, करंट यहाँ से देखो, यहाँ से लीव कर रहा है, पावर जो है यहाँ से लीव कर रहा है, सॉरी करंट यहाँ पे 1 एम्पियर करंट जो है 2 वोल्टेज के क्रॉस से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। जब करंट लीव कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर डिलीवर करना चाहिए, पावर क्या होगा, डिलीवर कर रहा है ये, तो पावर डिलीवर कर रहा है। तो पावर P2 इक्वल टू क्या होगा, P2 इक्वल टू होगा आपको क्या होगा 2 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर का करंट। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको करंट क्या चाहिए, सॉरी आपको पावर कौन सा चाहिए, एब्जॉर्ब पावर चाहिए। तो जब बाहर जा रहा है तो मीन्स डिलीवर पावर, जब अंदर कराना पड़ेगा इसको, यानी करंट को एंटर कराना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। जब करंट एंटर करेगा मीन्स इसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज करोगे तो क्या होगा, ये -1 एम्पियर हो जाएगा। यानी आप अगर इस तरीके से लिख सकते हो कि 2 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, -2 वाट। ये क्या होगा, पावर डिलीवर होगा, सॉरी पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। या दूसरे तरीके से ये बोल सकते हो कि 2 वाट का यहाँ पर पावर डिलीवर हो रहा है तो -2 वाट का क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा, ये भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट हो गया आपका P3 3 वोल्ट के क्रॉस,
सॉरी 3 एम्पियर जो करंट है उसके वो कितना पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, मीन्स पावर यहाँ पे डिलीवर हो रहा है। कितना पावर डिलीवर हो रहा है, तो वोल्टेज इंटू करंट करेंगे 5 × 3 मीन्स 15 वाट का 15 वाट पावर क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। हमें क्या करना है, पावर एब्जॉर्ब कराना है। तो पावर एब्जॉर्ब कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -3 एम्पियर हो जाएगा, यानी ये क्या होगा, P3 इक्वल टू हो जाएगा 5 × -3 इक्वल टू -15 वाट। ये टोटल एब्जॉर्ब पावर आ गया, एब्जॉर्ब पावर इंडिविजुअल एलिमेंट के द्वारा। अब आपको क्या बताना है कि टोटल एब्जॉर्ब पावर, टोटल एब्जॉर्ब पावर, टोटल एब्जॉर्ब पावर। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, P20 + P3 + P क्या होगा, फिर देखो तो P2 P20 का वैल्यू कितना है 40 वाट, P3 का वैल्यू कितना है -15 वाट -2 वाट इक्वल टू कितना हो गया आपका +23 वाट। यानी टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना हो रहा है 23 वाट आपको एब्जॉर्ब हो रहा है। टोटल पावर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है 23 वाट हो रहा है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दे दूँ सॉल्व करने के लिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग खुद सॉल्व करके इसको कोशिश करना कि आपको कितना समझ में आया। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि फाइंड पावर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क सोन। नेटवर्क दिया हुआ है आपको क्या करना है, पावर फाइंड आउट करना हर एक एलिमेंट के द्वारा। 3 वोल्ट, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका 2 वोल्ट का, यहाँ पे आपका है एक करंट सोर्स लगा हुआ है, सॉरी 5 एम्पियर का, ये 5 एम्पियर है। फिर आपका क्या होगा, ये 6 एम्पियर का यहाँ पे एक करंट लगा हुआ है, एक 6 एम्पियर का करंट लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका 4 एम्पियर का एक करंट लगा हुआ है, 4 एम्पियर का करंट लगा हुआ है। ये 4 एम्पियर हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज हो गया आपका, वोल्टेज कितना है, तो 10 वोल्ट का है, ±10 वोल्ट। चलिए अब देखो, यहाँ पे 2 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 3 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट हो गया, यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया, यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट सोर्स हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना कि हर एक एलिमेंट के क्रॉस कितना पावर है, यानी कितना पावर है, हर एक एलिमेंट के क्रॉस पावर आपको कितना पावर डिलीवर किया है या कितना पावर एब्जॉर्ब किया है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, हर एक एलिमेंट के क्रॉस कौन पावर डिलीवर कर रहा है, कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके बेसिस पे आपको हर एक एलिमेंट का पावर कैलकुलेट करना है। तो आज भर इतना ही। आज हम लोग का लगभग पावर वाला जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, इस न्यूमेरिकल को, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आपके सामने और भी अच्छे कोर्स लेकर के आऊँगा, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में करवाऊँगा इसको, सारे प्रीवियस का क्वेश्चन भी कराऊँगा, चाहे वो आपका गेट हो, PSU हो या ESC हो, इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, या SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, जितने भी क्वेश्चन हैं, या यूथ पब्लिकेशन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए, ये सब सारे क्वेश्चन जो अच्छा लगता है वो मैं करवाऊंगा आपको। तो आपकी तरफ से केवल सपोर्ट मिलना चाहिए, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा अच्छे तरीके से। तो क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं तो फिर मोटिवेशन मिलता नहीं है वीडियो बनाने का। ठीक है, थैंक यू। सभी लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि यार नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लेना। चलो, थैंक यू सभी को।